हमारे से जुड़ करके और तैयारी को साकार रूप दे रहे हैं। उसी कड़ी में हमने विगत 2 दिनों में जो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको एक दिशा निर्देश देने का कार्य किया है, उनको सिलेबस के अनुसार पढ़ाने का कार्य किया है। तो आप लोग निश्चित रूप से इस बार आपके एंट्रेंस टेस्ट में पास होंगे, पूर्ण भरोसा है। और इस भरोसे के लिए आपको हम प्रैक्टिस भी हम ही करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी हम, आपको सब कुछ हमारी तरफ से होगा। इसका मतलब केवल और केवल आपको जुड़ना है। जुड़ने के साथ साथ आप लोगों को आपके उन मित्रों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना होगा। ये आपकी नैतिक ड्यूटी बनेगी जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। आप पहुंचाइए उनके पास में। ये निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे कल एक विद्यार्थी थे हमारे और कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि अभी तो ये फ्री है, बाद में इसका पैसा ले लिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। जैसा काफी विद्यार्थियों का मैंने देखा कि आपने राजस्थान पुलिस का की तैयारी नहीं करवाई, आपने पटवारी की तैयारी नहीं करवाई। मैं आपको अवगत करवा दूं, पिछले 1 वर्ष में हमने राजस्थान पुलिस का संपूर्ण कोर्स करवा दिया 2-2 बार अलग अलग विषय अध्यापकों से। पटवारी की तैयारी करवा दी हमने 2-2 बार अलग अलग विषय अध्यापकों से। आपका हाईकोर्ट का कंप्लीट कोर्स करवा दिया, आपका रेलवे ग्रुप डी का संपूर्ण कोर्स करवा दिया, और यहां तक इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट सिलेबस आपको हमने करवा दिया। रीजनिंग मैथ तो 4-4 बार हो गई। यानी हमने हमारी तरफ से बेहतरीन इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। आप कतई आशंकित ना रहें कि बीएसटीसी का जो बैच हमने अभी चलाया है, इससे हम आपसे कुछ इनकम लेंगे, हम कुछ आपसे अर्निंग प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे। ये फ्री है, फ्री रहेगा। तो नैतिक ड्यूटी मैंने आप लोगों की क्या बताई कि आप इसको उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी को एम स्टडी के साथ में बरकरार रखना चाहते हैं। शायद मेरी बात से आप सहमत हो गए होंगे और पहुंचा दिया होगा आपने। अब चलते हैं। अशोक जी, स्वागत है आप लोगों का। विजय जी, स्वागत है। हाँ, देखो विजय साहू जी कह रहे हैं कि मैं बहुत पहले से क्लास ले रहा हूं क्योंकि नियमित क्लासें हो रही है। काफी विद्यार्थी मेरे से कई प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं कि हाँ, हिमांशु जी हमारे बांसवाड़ा से जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, आपका एक प्रश्न है कि मैं अभी ग्रेजुएशन में 2nd ईयर का स्टूडेंट हूं। ध्यान से सुनिए, आप भी यदि आप किसी प्रकार की कोई समस्या में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मेरा बहुत लंबा अनुभव रहा है, बीएड कॉलेज में मेरा लंबा टीचिंग का अनुभव रहा है, अतः मैं आपको बढ़िया प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। तो हिमांशु जी की समस्या है कि 2nd ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बीएसटीसी करूं और उसके बाद में क्या मुझे ग्रेजुएशन का अंतिम ईयर मिलेगा या मुझे वापस ग्रेजुएशन की 1st ईयर से करनी पड़ेगी। तो हिमांशु जी ध्यान से सुनना, 6 वर्षों में कभी भी हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, 2 वर्ष आपके 1st ईयर 2nd ईयर के हो चुके हैं और 2 वर्ष आपके बीएसटीसी को जाएंगे, 4 वर्ष हुए। 4 के बाद में लास्ट का 1 वर्ष और बचता है आपका, कौन सा, फाइनल ईयर वाला। इसका मतलब 5 वर्ष में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। इट मीन्स आपकी बीएसटीसी भी हो जाएगी और आपका ग्रेजुएशन का कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। अतः आप फाइनल की एग्जाम देंगे, 1st ईयर में नहीं आएंगे। शायद मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। तो हिमांशु जी, धन्यवाद आपका। आप जितने भी देखो, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, प्रतापगढ़ से, इतने सारे विद्यार्थी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में मेरे से पढ़ करके गए हुए हैं और आज वो वाई पढ़ूंगा करते हुए आज भी कॉल करके बताते रहते हैं कि सर हम यहाँ पर पोस्टेड हैं, हमने यहाँ पर शिक्षण कार्य किया है, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ 1st ग्रेड में या 2nd ग्रेड में या 3rd ग्रेड में, मतलब टीचर्स का कार्य कर रहे हैं। अतः आप भी करेंगे निश्चित रूप से। बीएड और एमएससी भूगोल, यदि आप नॉन कॉलेज हैं, ध्यान से सुनिए, आप क्या नाम, विजय साहू जी, यदि आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड रेगुलर हो रही है, और आप नॉन कॉलेज कर रहे हैं,
एमएससी कर रहे हैं, नॉन कॉलेज यदि हो सकती है तो आप कर सकते हैं। 1 डिग्री रेगुलर की, 1 डिग्री प्राइवेट की पॉसिबल है, दोनों एक साथ रेगुलर की पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपके तनीश जी प्रॉब्लम ये आ रही है कि पिछली बार मेरे कट ऑफ इस प्रकार से सिलेक्शन नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, ये कट ऑफ की बात करूंगा मैं, क्योंकि 60 दिनों का टारगेट है अपने पास में। 60 दिनों के टारगेट में पूरा सिलेबस हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि पिछली बार हर कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ क्या गई है। तो ये मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं समझाने के लिए। लेकिन पहले हम यदि परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको लगता है कि इतनी सी मार्जिन में रहे थे या इतना सा हमें तैयारी करनी है। इसलिए हम परसेंटेज की बात करेंगे अंतिम पड़ाव में, जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा उस समय करेंगे। लल्लू जी कह रहे हैं बीएसटीसी बेस्ट रहेगी या बीएड। अकॉर्डिंग टू मी नौकरी की संभावना सर्वाधिक बीएसटीसी होल्डरों को होती है। कारण यह है वैकेंसी दोनों में निकलती है, लेवल फर्स्ट में भी निकलती है, रीट लेवल सेकंड में भी निकलती है। फर्स्ट लेवल में केवल बीएसटीसी होल्डर ही आवेदन करते हैं, यानी कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनते हैं, तथा बीएड होल्डर आपके कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के अथवा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनते हैं। संभावना क्यों बता रहा हूं मैं कि लगभग राजस्थान में, राजस्थान वासी यदि बाहर के आवेदन नहीं करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बीएसटीसी करने वालों की टोटल संख्या राजस्थान में अब तक कितनी है? 1.5 से 2 लाख। उधर बीएड होल्डरों की मैं बात करता हूं तो लगभग 13 से 14 लाख राजस्थान के अंदर, केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, राजस्थान में 13 से 14 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं, ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बीएड कर ली है। चाहे वो बाहर से करके आए हो, चाहे राजस्थान से उन्होंने किसी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय से अपनी डिग्री हासिल की हो, उनके पास में है। तो देखिए कहां 13-14 लाख और कहां 1.5-2 लाख, अंतर है। कंपटीशन में भी अंतर है, कंपटीशन में जमीन आसमान का अंतर है। बीएसटीसी करते ही नौकरी लग जाती है, जिनकी शादी नहीं होती है शादी हो जाती है, और बीएड वाले पहले या तो शादी हो चुकी होती है उनकी, और यदि इनकेस नहीं हो रही होती है और वो बीएड करने के बाद में सोचता है कि पहले मैं नौकरी लग जाऊं उसके बाद में शादी का विचार किया जाएगा, तो काफी लोग प्रतीक्षारत हैं। और मतलब आप व्यथा को मैं गुणगान नहीं कर रहा, लेकिन आज भी वो प्रतीक्षा में है, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत टफ है। अतः आप भूपेंद्र जी, आपकी बात सुन ली मैंने, बात करेंगे ये कट ऑफ की बाद में। तो याद रखना बीएसटीसी को प्राथमिकता देना। ऐसे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए, बीएसटीसी करके नौकरी लग गए, प्रमोशन हो जाएगा, बीएड बाद में कर लेना, सरकार के द्वारा करवा दी जाती है आप लोगों को। पहले नौकरी जरूरी है, तो सरकारी नौकरी के लिए पहली सीढ़ी प्राथमिकता के तौर पर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछते हो तो बीएसटीसी को देना प्राथमिकता। 2 वर्षों में आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, अंतिम वर्ष में आप आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन करते ही आपका सिलेक्शन हो गया तो आप एक टीचर, गवर्नमेंट टीचर, सरकार के नगद जमाई वाले टीचर बन जाओगे। शायद मेरी बात समझ गए होंगे। कोई बात नहीं है। निका सिंह जी, आप 2 बार एग्जाम दे चुके हैं, इस बार हमारे साथ में जुड़ करके पहली बार दे रहे हैं ना, इस बार हम चाहेंगे कि आपको सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अब देखिए, अब टॉपिक पे बात करते हैं। दिलीप कुमार जी, स्वागत है आपका। देखिए, हम आज टॉपिक की जो बात कर रहे थे, हमारे टॉपिक जो हमारा है वो है शिक्षण का। हम शिक्षण योग्यता की बात कर रहे हैं, और शिक्षण योग्यता को लेकर के हम कल भी बात कर चुके हैं, पूर्ववर्ती वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमें कैसे सोचना है, एक शिक्षक के रूप में सोचना है। हमारी पॉजिटिव विचारधारा होनी चाहिए, शिक्षक के रूप में होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। आपकी यदि सकारात्मक सोच है और शिक्षक के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। चाहे आप बीएसटीसी कर रहे हो, चाहे बीएड कर रहे हो, यानी आपको 50-50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है,
आपको 150 नंबरों के साथ में ये मेरा वाला शिक्षण अभियोग्यता वाला पार्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, यानी पास होने में मददगार होगा। लल्लू जी बाद में बात करेंगे, आप पता नहीं लेवल फर्स्ट की और लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं लेवल फर्स्ट में 1 से 5 तक के अध्यापक बनते हैं, बीएसटीसी वाले बनते हैं, और लेवल सेकंड रीट की करने रीट लेवल सेकंड में जो होते हैं वो कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बनते हैं। उसके बाद में बीएड और हमारे सेकंड ग्रेड की बनते हैं, और पीजी कर रखे हैं यानी स्नातकोत्तर कर रखे हैं तो वो हमारे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर भी बनते हैं, राइट। हाँ, दोनों का साथ में लेकर के चल रहे हैं अनुज जी। तो ये हमारा दृष्टिकोण है, दोनों को फोकस किया है। तो शिक्षण अभियोग्यता को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आज मैं आपको एक शिक्षक मानते हुए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से मेंटलिटी सेट कर लो। आज आपको स्वयं को यह सिद्ध हो जाएगा कि आप मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर सही दे पा रहे हैं। तो याद रखना, हिंदी की क्लास लगाएंगे, मुकेश जी लगाएंगे, एक हमारे वो थे दिन में भी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हिंदी की और संस्कृत की भी लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे, एक बार फ्लो में चलने दो। तो शिक्षण अभियोग्यता के इस पार्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं और आप अपनी मेंटलिटी को शिक्षक मान लीजिए अपने आप को, और फिर जवाब देना स्टार्ट कीजिए। आप शिक्षक हैं और फिर उसके बाद में आप किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, कैसी आपसे अपेक्षा है, राइट। टेलीग्राम पे भी चल रहा है कृष्ण जी। तो ये हो गई हमारी बात किससे संबंधित, ये हमारी शिक्षण अभियोग्यता से संबंधित। तो आज मैं आपकी परीक्षा लेने जा रहा हूं और परीक्षा में आप शिक्षक मान करके और मुझे जवाब देंगे। बिल्कुल विनोद कुमार जी, चलते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, बिल्कुल धमाकेदार, आपके लिए बेहतरीन तैयारी के साथ में बढ़िया से बढ़िया प्रश्न लेकर के आया हूं। आप ये मत मान लेना कि मैं प्रश्न करवा करके आपका पीछा छोड़ दूंगा, नहीं, थ्योरी भी जबरदस्त करवाऊंगा, प्रैक्टिस भी जबरदस्त करवाऊंगा, और इस प्रकार से कराऊंगा कि आपका सिलेबस से बाहर कोई किसी प्रकार का कोई टॉपिक छूटे नहीं, राइट। चलिए जी, बीएससी फाइनल वाले अपीयरिंग वाले दे सकते हैं भाई, पीटीईटी वाली, वेरी गुड। टेलीग्राम पर बिल्कुल दिलीप जी, हमारे टेलीग्राम पर इसी नाम से, एम स्टडी के नाम से ही है। देखिए, अच्छा शिक्षक वह है, जवाब आने स्टार्ट हो गए आपके, विनोद कुमार जी बिल्कुल। अच्छा शिक्षक कौन होता है, जो मेधावी व परिश्रमी हो, बहुत मेहनत करने वाला हो, इंटेलिजेंसी उसमें भरी हुई हो। दूसरा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखने वाला हो, या सदा जीवन व्यतीत करने, सादा जीवन है ये आप इसको यूं समझना, सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो, यानी नॉर्मल लाइफ स्टाइल हो उसकी, अपने विषय में प्रवीण हो। अलग अलग जवाब आ रहे हैं, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, मजा आ गया। लेकिन देखिए, इनमें आपको एप्रोप्रिएट पर पहुंचना होता है, उपयुक्त आंसर, मतलब 100/100% शुद्ध कौन सा आंसर है, वरना आंसर तो दूसरा भी है, तीसरा नंबर का भी है, आंसर तो है इनमें, लेकिन उपयुक्त कौन सा होगा। तो अच्छा अध्यापक की परिभाषा समझनी है हमें, तो पहले तो सबसे पहले कि अच्छा अध्यापक होता कौन है। मैंने कल आपको बताया था, जो विद्यार्थी कल नहीं जुड़े थे वीडियो को देख लेना, आज जो नहीं जुड़ रहे हैं कल पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि तारतम्य बना रहना जरूरी है। पूर्ववर्ती बातों को हम जोड़ करके पढ़ेंगे। मैंने कल बताया था, पहले टीचर जो पढ़ाता था विद्यार्थी उसको पढ़ता था, यानी शिक्षा शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में शिक्षा बाल केंद्रित है। वर्तमान में शिक्षा जब बाल केंद्रित है तो अच्छा शिक्षक वही होगा जो बालकों को, बालकों के हितों को, बालकों की इच्छा को, बालकों की रुचि को, बालकों की जिज्ञासा को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाएगा। वेरी गुड, शानदार, मजा आ गया। इसका मतलब आंसर तक आप पहुंच गए। अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, यानी शिक्षक वही सफल है
जो शिक्षार्थियों के अनुसार पढ़ाता हो, शिक्षार्थियों के अनुसार अध्यापन कार्य कराता हो। इसका मतलब इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। मेधावी और परिश्रम भी आंसर इसका है। अपने विषय में प्रवीण भी है, लेकिन एप्रोप्रिएट आपको 3 में से 3 अंक दिलाने वाला आंसर कौन सा होगा? बी। शानदार, मजा आ गया। प्रश्न समझ में आया होगा। आपको अध्यापक मानना है, अपने आप को मान लीजिए आप अध्यापक हो, सरकारी हो गए आप, और उसके बाद में जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाता है, बड़े में देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से कह रहा है, यह है हमारा प्रश्न, और इसमें कह रहा है कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? आप जब शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उस समय हम आपको बहुत सारी ऐसी टीचिंग की विधियां बताएंगे जो स्कूलों के अंदर आप लोगों को अप्लाई करनी होती है। यहां किंडरगार्टन जो विधि है, सबसे पहले इस प्रकार के विद्यालय कौन से देश में खोले गए थे? तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फैक्चुअल है, फैक्ट वाला है। इसका आंसर होगा जर्मनी। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी होगा। आंसर इसका होगा जर्मनी। सबसे पहले किंडरगार्टन जो स्कूल थे, बच्चों को खेलने खेलने में सिखाने वाले जो विद्यालय थे, वो कहां खोले गए थे? तो आपका जवाब होगा ए, नहीं, जर्मनी में खोले गए थे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। सी आंसर होगा, राइट। कोई नहीं हिमांशु जी, बने रहो हमारे साथ में। आप कुछ फैक्ट वाले हैं, इनको याद करते चलना, और समझने वाले हैं, उसमें आपको केवल टीचर की भूमिका अदा करनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये तत्व है अभिरुचि। ये विचार किसका है? अभिरुचि, एप्टीट्यूड। शिक्षा के क्षेत्र में हम यही बात कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं। तो अभिरुचि किसका विचार है? तो ये विचारक हैं। आपको यहां भी फैक्ट वाला है, केवल आपको क्या करना है? याद करना है। कोशिश करें हिमांशु जी। हाँ, मजा आ गया। देखिए अशोक ढाका जी 60 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं जितना जल्दी करूंगा शायद मुझे लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं होगा। आप एक बार मेरे साथ जुड़ करके पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको लगता है कि अब हमारे समझ में आ गया, जल्दी जल्दी पढ़ना है, तो वीडियो की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। जब आप बाद में जुड़ेंगे तो बाद में वीडियो की स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी पढ़ लेना। अभी लाइव के दौरान आपको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। शायद मेरी बात से सहमत हो गए होंगे आप। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे टीपी नन, अभिरुचि को लेकर के। और इसका फैक्ट वाला प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा? हाँ, जूम कोई बात नहीं, चल रहा है, दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा है। अगला चौथा क्वेश्चन की ओर, ये समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन लीजिए आप, और इस चौथे क्वेश्चन को आप बिल्कुल तसल्ली से आराम आराम से देखिए। लो सा, इस प्रश्न को देखिए। और अभिप्रेरणा ये क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है।
कृष्ण गोयल जी अब दिख रहा है आपको, और भी बड़ा कर दूंगा मैं तो, लेकिन आपको दिख रहा है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। निखिल जी डी आंसर दे रहे हैं। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आपको इस प्रकार से मोटिवेट कर दिया जाए कि आप पढ़ने के लिए लालायित हो जाए, रात को नींद नहीं आए, दिन में चैन नहीं, पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। तो अभिप्रेरणा क्या है, याद रखना इसको, फैक्चुअल बात है, साइकोलॉजिकल बात है। इसका जो जवाब है वो है मनोवैज्ञानिक अवस्था है। कैसी अवस्था है ये? मनोविज्ञान। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जवाब भी ठीक था, कृष्ण गोयल जी का बिल्कुल। इसको आप सहज नहीं कह सकते, भौतिक नहीं कह सकते, नैसर्गिक नहीं कह सकते, बल्कि ये क्या है? साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, मतलब मनोवैज्ञानिक है अभिप्रेरणा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपके समझ में आया, आप मोटिवेट हो गए और 4 घंटे पढ़ने लग गए, अभिप्रेरित हो गए। ये मनोवैज्ञानिक है। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। अगला भूपेंद्र सिंह जी स्वागत है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, आप इसको बड़ा करके देखिए। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है, बिल्कुल बात तो सही है, शिक्षा के माध्यम से होता है कल्याण। तो समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, या चौथा ऑप्शन है छात्र व छात्राओं का। शिक्षा मतलब शिक्षा वह है जो कल्याण करती है। किसका करती है? जैसे आपने सुना होगा, महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा मानव का सर्वांगीण विकास करती है। चारित्रिक, आध्यात्मिक, मतलब सभी प्रकार के विकास करने के लिए जिम्मेदार कौन है? शिक्षा। तो यहां पर प्रश्न जो कह रहा है कि शिक्षा के द्वारा हम किसका कल्याण मानते हैं? समाज के सभी वर्गों का मानते हैं, या आदर्श परिवार का मानते हैं, या मनुष्य के व्यक्तित्व का मानते हैं, या छात्र या छात्राओं का मानते हैं? इस बार आपका आंसर मुझे लग रहा है कि धमाकेदार आ रहा है, सबका मजा आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सबके आंसर देख पा रहा हूं मैं। गुलबचन जी बिल्कुल, निखिल जी, संतोष कुमार जी बिल्कुल, मजा आ गया। टकाटक आंसर है आप लोगों का। समाज के सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का क्या है? समाज के सभी वर्गों का इसमें आपका कल्याण होता है। किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। इसका मतलब इसका एप्रोप्रिएट, वेरी गुड हिमांशु जी। अब यहां पर सभी वर्गों के अंदर छात्र और छात्राएं भी आ जाती है, सभी लोग आएंगे, व्यक्ति सभी आ जाएंगे, और सबका हो रहा है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी हो जाएगा। और जब सभी वर्ग आ रहे हैं तो उसमें आदर्श परिवार भी आ जाएंगे। इसका मतलब आपका ए आंसर क्लियर हो गया होगा। अगला, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं, और शायद आपके अगला क्वेश्चन का जवाब भी आप अकॉर्डिंग टू मी सही दे पाएंगे। ये हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर सब सही देंगे। और ये प्रश्न कह रहा है, वीरेंद्र जी कल तो आप बिल्कुल सशक्त चल रहे थे। संकेत मेहता जी बिल्कुल आप भी आ चुके हो। पूजा मीणा जी बिल्कुल आ जाइए। अगला प्रश्न, शुभम जी आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम का लिंक दिलवा देता हूं मैं भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको किसी प्रकार की कोई भी सुझाव देना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुझाव देना हो या किसी प्रकार की आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो मैं, तो वीडियो खत्म होने के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको कमेंट देने होते हैं उन कमेंटों में लिख दिया करो। हमारी आईटी टीम उन कमेंटों को देख लेती है और आपके सुझावों की अनुपालना होती है। तो बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार से पैदा की जा सकती है? स्व अनुशासन, पहला, उन्हें कठोर अनुशासन देकर के, उन्हें जिम्मेदारी देकर के, अनुशासनहीनता पर उनको दंड दे करके, या उन्हें अनुशासन में रखने के लिए लाभ बता करके कि आप अनुशासन में रहेंगे तो इस प्रकार से आपको फायदा होगा। तो स्व कैसे डेवलप करेंगे?
मजा आ गया साहब, धमाकेदार आंसर आना स्टार्ट जी। कहीं ना कहीं मात खा रहे हो आप, इसीलिए प्रैक्टिस करवाना जरूरी था। अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी थी। आशा मीणा जी, संकेत मेहता जी, तनीश जी, वीरेन जी, पूजा जी, शिव कुमार जी, देखिए समझने की कोशिश करना कि हम अनुशासन के लिए कठोर अनुशासन के लिए हम उनको प्रेशराइज नहीं कर सकते, याद रखना, उनको दंड नहीं दे सकते, दोनों बातें गलत है। अब बात आती है कि उनको अनुशासन में रख करके या उनको जिम्मेदारी दे करके। इसके लिए मेरे पास में एक शानदार उदाहरण है। यदि चोर को तिजोरी की चाबी पकड़ा दी जाए, जवाब देना आप मेरी बात का, चोर को तिजोरी की चाबी पकड़ा दी जाए तो वो चोरी नहीं करेगा, अपितु वह रखवाली करेगा। यहां आप समझिए, यदि कोई बालक अनुशासनहीनता करता है तो आप उसको जिम्मेदारी दे दीजिए। आपको मैं बताऊंगा, कक्षा के अंदर ज्यादा शरारती बच्चा होता है, ज्यादा एक्टिव बच्चा होता है, उसको बना दिया जाता है मॉनिटर। अब वो पूरी क्लास को भी कंट्रोल करेगा और स्वयं भी कंट्रोल हो जाएगा, स्वयं भी अनुशासित हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि उसको क्या दे दो, जिम्मेदारी दे दो, और जैसे जिम्मेदारी उसको मिलेगी तो वो स्वयं अनुशासित हो जाएगा। काफी विद्यार्थी शादी ब्याह होने के बाद में जिम्मेदारी मिलते ही पूर्ण रूपेण डेडिकेटेड हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। अन्यथा नहीं लेंगे मेरी बात को, परंतु ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, अनुशासन सिखा देती है। इसका सही अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, जिम्मेदारी देकर के आप उनको स्वयं अनुशासन का पाठ सिखा सकते हो। वेरी गुड, कोई बात नहीं है ममता जी, आप कम से कम जुड़ करके प्रैक्टिस तो कर रहे हैं मेरे साथ में, और मैं आपको अभी तो हो सकता है धीरे पढ़ा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को बाद में आप स्पीड से करके देख लेना। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है, और अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप टीचर हैं, मैंने पहले आपको टीचर बता दिया, मैंने कह दिया कि आप टीचर मानिए अपने आप को, और टीचर के रूप में सोच करके इनका जवाब देना है। आज भी टीचर के रूप में सोचना है, और एग्जाम में तो पहले दिन ही सोच लेना है कि मैं टीचर हूं, तब जाकर के आपके 50 प्रश्न है ना, आप पूरे 50 के 50 सही कर सकते हो, मतलब 3 में से 3 अंक प्राप्त कर सकते हो, कटौती की कोई संभावना नहीं है। निखिल जी कोई बात नहीं है, चलने दो। महेश मीना जी सवाई माधोपुर से, पीडीएफ की क्या जरूरत पड़ रही है आपको, सारा मैटर हम दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी हम करवा रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। आंसर आने स्टार्ट हो गए। प्रश्न देखिए, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे, विज्ञान विषय को देंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को या विचारों को देंगे, या उच्च विचारों को देंगे, या आस्था को देंगे। बजरंग एजुकेशन, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। इस बार आपने ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, और मैक्सिमम टॉक से बिलोंग करते हो आप, वेरी गुड, मजा आ गया। चलते हैं देखिए, विज्ञान विषय को ही क्यों, गणित विषय को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, अंग्रेजी विषय को भी दी जानी चाहिए, हिंदी को हम त्याग नहीं सकते, सारे विषयों को देनी चाहिए। अध्यापक के रूप में हम किसी विषय को प्राथमिकता नहीं दे सकते, बल्कि हमें ब्रॉड सोचना होगा। टीचर के रूप में हमारे दृष्टिकोण व्यापक होने चाहिए, ब्रॉड होने चाहिए, और वर्तमान समय और परिस्थिति के अनुसार वैज्ञानिक होने चाहिए। विचारधारा भी हमारी व्यापक होनी चाहिए। विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को हमें क्या देनी होगी, प्राथमिकता देनी होगी। इसका मतलब अध्यापक, सफल अध्यापक वही है जो अपने शिक्षण कार्य में, जो अपने व्यवहार में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है,
विचारों में व्यापकता रखता है। वसुदेव कुटुंबकम जैसी वार्ता उसके दिमाग में रहती है, जहन में रहती है। सबको समान मानता है, कमजोर विद्यार्थी को भी वो समान मानता है, तो इंटेलिजेंट को भी वो समान आदर भाव देता है, सबको समान समझता है। वो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करने वाला विद्यार्थी हो, किसी भी परिवार से बिलोंग करने वाला हो, उसका दृष्टिकोण, विचारों में उसकी व्यापकता झलकती है। वेरी गुड। संतोष कुमार जी कह रहे हैं मेरा सही था, बिल्कुल आपका सही है। तो इसका आंसर आपने सही दे दिया, बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, आप कोशिश कीजिए इसका भी जवाब सही देंगे, और जवाब आपका सही आएगा ही आएगा, विश्वास है मुझे पूरा। चलो कि कोशिश कीजिए, चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका। हाँ जी, बुनियादी शिक्षा, प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। सर मैं 3 ईयर से आऊँगा, मैं BSTC देना चाहिए? नहीं, कोई बात नहीं है, देओ। आपको नौकरी लगनी है ना, नौकरी लगने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। प्राथमिकता नौकरी को दीजिए। एक बार आप अध्यापक बन गए, उसके बाद में आप सिविल की तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, ये आगे बढ़ने का मौका है। तो बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी जाती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों को की शिक्षा की बात की जाती है, इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी जाती है। और अकॉर्डिंग टू मी मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मतलब मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आप सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। बुनियादी बेसिक हमारी जो शिक्षा है, उस बेसिक शिक्षा में जो हमारा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्रों को प्रधानता दी। अभी अभी हमने बात की थी कि वर्तमान में जो शिक्षा है, इसमें छात्रों को प्रधानता दी गई है, छात्रों को ध्यान में रख करके शिक्षा दी जाती है। वेरी गुड, मजा आ गया। आपका सबका नाम नहीं ले सका, कोई नहीं, लेकिन अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न आ चुका है, और अगले प्रश्न को लेने के लिए हमारे पास में, ये लो साहब, जवाब दीजिए। शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है? इस प्रश्न का जवाब भी अपेक्षा करता हूं कि आप सही देंगे। दिलीप कुमार जी, संतोष कुमार जी, वेरी गुड। हाँ वीरेंद्र जी, आपका 100% सही है। खुश हूं मैं, इस बात से खुश हूं कि आप अपना सब कुछ अर्पित करके और तैयारी कर रहे हो, और पूर्ण डेडिकेटेड होकर के कर रहे हो। एक एक शब्द मेरे जो कहे जा रहे हैं उनको सुन रहे हो। याद रखना, परीक्षा के अंदर मेरे द्वारा कहे गए शब्दों के आधार पर काफी ऐसे प्रश्न आएंगे कि उनका जवाब आप स्वविवेक से दे पाएंगे। शिक्षण, टीचिंग क्या है? एक कौशल है, स्किल, एक कला है, आर्ट, एक क्रिया मात्र है, एक तपस्या है। ट्रैक्टर जीतेगा? वेरी गुड, चलो कोई नहीं। तो शिक्षण क्या है? ट्रैक्टर की बात छोड़ो भाई, अभी ट्रैक्टर वाली बात नहीं है, यहां पर हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे ट्रैक्टर वाली। तो यहां पर जो बात की जा रही है विद्यार्थियों, एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया है, या एक तपस्या है? आंसर अप्रोप्रिएट की तरफ जाना पड़ेगा, आपको सही देना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग सही देंगे। वेरी गुड, ज्यादातर का सही है। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे शिक्षण एक कौशल है, स्किल है। क्यों अरिंदम जी? शिक्षण क्या है? एक स्किल है, कौशल है, दक्षता है। यदि टीचर में, शिक्षण में दक्षता है, इसका मतलब वो जो डिलीवर कर रहा है, सामने जा रहा है, हृदयग्राही हो रहा है, लर्निंग हो रहा है, अधिगम हो रहा है। कला है मानते हैं, लेकिन आपका
उपयुक्त आंसर क्या होगा? कौशल होगा, स्किल होगा। आपका बिल्कुल धमाकेदार आंसर, मजा आ गया। ममता दादी, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो चलता है। यदि ये 100% है तो कला वाला आपका दूसरी प्राथमिकता में इसका आंसर होगा। पहली प्राथमिकता में इसका आंसर क्या हो गया? कौशल। PKMKBL, वेरी गुड। पता नहीं आईडी किस नाम से, आपका नाम बताओ तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सेवा में हाजिर, और ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों, ये देखिए आपकी तरफ। वेरी गुड, दिख गया। क्वेश्चन नंबर 10, और 10 कह रहा है छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है। पहला, अध्यापक के उपदेशों की, टाइपिंग मिस्टेक है। दूसरा, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। तीसरा, महापुरुषों की जीवन गाथा की जो पढ़ाई जाती है, या धार्मिक शिक्षा की। किसके द्वारा ज्यादा हमारे छात्रों के चरित्र निर्माण में योगदान होता है? तो ये बताना है आप लोगों को। कोशिश कीजिए आप सही जवाब दे पाएंगे, कोशिश कीजिए भाई, कोशिश। बिल्कुल शानदार। विजय साहू जी शह बोल रहे हैं। शुभम जी, विनोद कुमार मीणा जी, वीरेन जी, उपदेशों की, क्योंकि कल गीता उपदेशों की बात की थी हमने। अब आप स्पीड से चल गए, वेरी गुड। चलते हैं, देखिए अध्यापक के उपदेश, बिल्कुल मानते हैं कि अध्यापक के उपदेशों की उपयोगिता होती है, मानते हैं, इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। परंतु यहां सबसे अधिक की बात हो रही है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? याद रखना, इस बात को यूं समझिए, एक छोटे बालक का टीचर यदि गलत तथ्य भी पढ़ा दे तो वह बालक घर आने के बाद में मम्मी और पापा से और आपसे भिड़ जाएगा, कहेगा मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है, मेरी मैडम ने पढ़ाया है, यही सही है। आपकी बात को वो तवज्जो नहीं देगा। इसका मतलब कहीं न कहीं अध्यापक का व्यक्तित्व, अध्यापक का चरित्र, अध्यापक का व्यवहार उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो चरित्र निर्माण में भी, वेरी गुड, चरित्र निर्माण में भी अध्यापक के आदर्श चरित्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है। तभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप शिक्षक प्रशिक्षण कार्य कर रहे होंगे, अध्यापक की ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस समय आपको बताया जाएगा, आप वेल अप टू डेट होकर के आएंगे। शिक्षक जैसे रहता वैसे रहना पड़ेगा। आपकी भाषा शैली टीचर के अनुसार होनी चाहिए, अभद्र भाषा शैली यूज में नहीं ले सकते। मतलब आपको एक आदर्श टीचर्स की लाइन और लेंथ में चलना पड़ेगा। इसलिए एक टीचर्स के द्वारा ही विद्यार्थी सबसे ज्यादा अपना कैरेक्टर निर्माण करता है। हाँ, हर्ष खंडेलवाल जी कह रहे हैं साहब कि मैं सही हूं, बिल्कुल। राहुल पंडित जी भी आ चुके हैं, बिल्कुल सलाम राहुल जी। तो ये आपका आंसर अप्रोप्रिएट हो गया। स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र का प्रभाव पड़ता है इस चीज का। हाँ, लाइक तो बनता है वीरेन जी। अब आपकी बात ये कितनी मानते हैं ये देखो, आप कोशिश करो अपने मित्र लोगों से कह करके कि वो आपकी बात को कितना महत्व दे पाते हैं। ये हमारे लिए एक विशेष प्रश्न है, ये आपको केवल याद करना है इसको। हमारे ये वाला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, ये वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं, ये आपको जब शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे उस समय हम आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके उद्देश्य क्या है। यहाँ आपको केवल याद करना है, जिसको मेरी भाषा में कह सकता हूं रटना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की यदि बात करें तो यहां पर भी वही उद्देश्य है। जिसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसमें उद्देश्य बताना है संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, कंप्लीट जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है इसको नया रूप देना। दूसरा, शिक्षा को रोजगार से संबंध स्थापित करना, या शिक्षा द्वारा समान अवसर देना,
या शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित रखना, यानी शिक्षा केवल डिग्री से संबंध नहीं रखती है बल्कि शिक्षा जीवन उपयोगी बने। हिमांशु जी कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अब मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों के अलग अलग जवाब क्यों आ रहे हैं। वापिस सुनिए, फैक्ट वाले में तो हो सकता है आपके जवाब अलग अलग आए, लेकिन कॉमन सेंस वाले में आपके जवाब सही आने चाहिए। यहां आपको मैं बता दूं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र है, इसको नया रूप नया आयाम दे दिया जाए, इसमें बताया गया है। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, आप याद रख लीजिए। अंग्रेजों के जमाने से शिक्षा चली आ रही है, लॉर्ड मैकाले के जमाने से हमने शिक्षा ग्रहण की है, वर्तमान तक हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षा नीति है इसके उद्देश्यों को याद रखेंगे। वेरी गुड, शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ गया भाई, आज तो सब लोग उत्सुक होकर के और जवाब दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लीजिए आपकी सेवार्थ अगला क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारा टॉपिक चल रहा है अभी, कोशिश कीजिए। हाँ मोना जी आपका सही है, नैना यादव जी बिल्कुल सही है आपका, मजा आ गया। सुमंत चौधरी जी बिल्कुल स्वागत है आपका। इस बार फाड़ेंगे पेपर, यानी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ क्या है? शिक्षक बनने की इच्छा। वापिस बोलता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? शिक्षक बनने की इच्छा। दूसरा, शिक्षण कार्य में लग्न। तीसरा, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। चौथा, इनमें से कोई नहीं। अलग अलग जवाब आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। हिमांशु जी क्या हो गया आपके? अजित सिंह जी आ गए आप भी मैदान में, बजरंग एजुकेशन वाले भी आ गए। श्याम सिंह जी जोधपुर से बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। वेरी गुड। कोरोना क्या करें, वेरी गुड। 99% नहीं 100% करो आप इसको। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात की थी कि शिक्षक द्वारा उसको अध्यापन कार्य जब वो करवाता है तो उसकी जितनी भी आवश्यक योग्यताएं हैं, वो आवश्यक योग्यताएं क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसका मतलब आप लोगों का जवाब सी होगा। शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं उसकी शिक्षण अभियोग्यता है, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड है। वेरी गुड, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई नहीं, आपको बाद में इस वीडियो को और देखना है एक बार, क्योंकि एक बार में आपके समझ में नहीं आ रहा, बार बार देखेंगे तो आपके सही समझ में आ जाएगा। तो बार बार देखने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ये लीजिए साहब, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये लीजिए, आपके अध्यापन करते समय, आपकी बात कर रहा हूं मैं, आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है या करती है, कहता है गुरुजी गलत पढ़ा रहे हो, गलत आंकड़ा पेश कर दिया, गलत लिख दिया आपने, तो आप अध्यापक हैं, क्या करोगे? रिएक्शन क्या दोगे? निका सिंह जी चलाएंगे, आपकी क्लास चलाएंगे, हिंदी की भी चलाएंगे। वापिस मेरी बात को सुनिए, आपके अध्यापन करते समय यानी आप पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी गलती हो गई आपसे, उसकी ओर संकेत करते हुए क्लास के अंदर कह रहा है गुरुजी गलत लिख दिया आपने, गलत पढ़ा दिया, क्या रिएक्शन देंगे? छात्र या छात्रा को कक्षा के बाद में मिलने के लिए कहेंगे कि आप मुझे बाहर मिलना, क्या बोलते रहते हो? दूसरा, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे साइलेंट हो जाओ। तीसरा, उसके संकेत को स्वीकार करेंगे, यानी अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। चौथा, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाओगे आप।
वेरी गुड, इस बार आपका सही आंसर आ गया, बिना कहे आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लगा दिया, लगा दिया आपने, छक्का लगा दिया, सबका सही, बिल्कुल परफेक्ट, 100% सही। आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक, दोबारा ध्यान से सुनिए, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो हमेशा शिक्षार्थियों से सीखता रहता है। कल भी बात हुई थी, यानी गलती को क्या करना है, आपको स्वीकार करना है। इसका मतलब इसका आंसर सही। 2 क्वेश्चन और, अंतिम 2, जल्दी। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में, और ये कह रहा है शिक्षण की परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होने चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहले मैंने पढ़ा दिया है, बस केवल आपको जवाब ही देना है। 14वां क्वेश्चन। लाइक कर दिया आपने, मनीष जी कह रहे हैं, कटारिया जी, मनीष जी आपने लाइक किया है। मैं निश्चित रूप से इस बार आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप पास होंगे, सफल होंगे। वेरी गुड। अनु जी वेरी गुड, इसका जवाब दिए, 14वें प्रश्न का जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे मालूम है आप सबका जवाब सही आएगा। शिक्षण की परियोजना पद्धति, यानी शिक्षण किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, कैसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए, तो आपको मालूम है कैसी पद्धति अपनाई जानी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता, उनका जिस प्रकार का भी लेवल है उसको ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए, इस प्रकार की परियोजना बनानी चाहिए। वेरी गुड, मजा आ गया। अगला लास्ट क्वेश्चन आज का, अंतिम क्वेश्चन। वेरी गुड, अंतिम क्वेश्चन का जवाब सही देते जाना। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे, वेरी गुड, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? नाचना, गाना, खेलना, कूदना, बताओ क्या सिखाया जाना चाहिए एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा? अनु जी मजा आ गया। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास के लिए कहना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोने की बात कहनी चाहिए, या समय का सदुपयोग करने की बात कहनी चाहिए, या ये सभी बात कहनी चाहिए? शायद ये भी आपका, मेरे हिसाब से सबका सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन, बिल्कुल श्योर सिलेक्शन। गुड 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 गुड, मजा आ गया। आज की क्लास बेहतरीन हुई है, आनंद आया है, और आनंद लेते हुए 50 क्वेश्चनों के इस झमेले से बाहर निकलेंगे हम। बिल्कुल सही जवाब दिया। देखिए इसमें आपका क्या है कि लक्ष्य के प्रति अथक प्रयास के लिए भी कहना पड़ेगा आपको, विपरीत परिस्थितियों में संयम और संतुलन न खोने की बात भी कहनी पड़ेगी आपको, समय का सदुपयोग करने की बात भी कहनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑल राइट, ये सब सही है। डन, आप मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करने में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है, पहुंचा देना सभी वंचित विद्यार्थियों तक जो अपने माध्यम से, अपने द्वारा जुड़ करके, अपने साथ लग करके और अपने तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद विद्यार्थियों।